हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल हालांकि आप हर बार पढ़ लेते हो कि कनाडा आने के तरीके या वेज टू कम टू कनाडा, किस तरीके से हम कनाडा आए। तो मैं इस वीडियो में सारे तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम कनाडा अगर आना है आपको तो किस किस तरीक़ों से आना चाहिए। टोटल मैं बात करूँगा 4 तरीके और प्लस थोड़ा सा एडिशन भी कुछ ऐड भी करूँगा उन तरीक़ों में। और अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं। ये मेरी खुद की रिसर्च की गई डिटेल्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर कोई डिटेल ऊपर नीचे होती है, इधर उधर होती है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप पूरा अच्छे से डिटेल मतलब पढ़ें और उसके बाद ही कनाडा आने की सोचें या कनाडा आने की सोचें। तो बात कर लेता हूँ पहला तरीका कनाडा आने के लिए। तो पहला तरीका कनाडा आने का है जी विजिटर वीज़ा। अच्छा, विजिटर वीज़ा क्या होता है? विजिटर वीज़ा होता है कि जब आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में है या आपका मन कर रहा है घूमने का, जिम में थोड़ा गांधी पड़ा है और वो मन कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे खर्च करो, मतलब घूमने आओ, तो आप वैसे आ सकते हो। या आपको किसी अपने बेटे से या अपने लाइक पेरेंट्स से या अपने स्पाउस से मिलने आने का मन कर रहा है कि मैं आऊँ यार थोड़े दिन के लिए, जो कि कनाडा में बोल उसको वो टेम्परेरी रेजिडेंस की कैटेगरी में तो आता है विजिटर वीज़ा, पर आपको मिलता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेट से कईयों को जो विजिटर वीज़ा होता है वो 1.5 साल के लिए मिल जाता है। जो मेरी डॉटर है उसको 1.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, मतलब जो भी टाइम होता है वो मिल जाता है। कुछों को विजिटर वीज़ा मिलता है, कोई पर्पस होता है, लेट से कि अगर उनको अपनी कंपनी में विजिट करना है उसके लिए होता है, या कुछ किसी को अपने बच्चों से मिलना है, कॉन्वोकेशन में आ रहा है, या 5-6 साल हो चुके हैं अपने बच्चों से मिलने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। जैसा भी जो भी आप टाइम पीरियड अपना बताएंगे कनाडा गवर्नमेंट को, IRCC को, उस हिसाब से आपको विजिटर वीज़ा अलॉट होता है। तो अब विजिटर वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या बैंक में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्या नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए होता। आपको कनाडा में आपका अपना पर्पस बताना होता है कि आप कनाडा क्यों विजिट कर रहे हो। अगर आप घूमने आ रहे हो तो अपने घूमने की जगहें बताओ। आप अगर किसी से मिलने आ रहे हो तो अपने मिलने की चीज़ें बताओ कि भाई मैं मिलने आ रहा हूँ, फलाना बंदे से मिलने आ रहा हूँ, वो यहाँ काम करता है, ये काम करता है, वो काम करता है। उसके घर के डॉक्यूमेंट्स ले लो कि हाँ आप कनाडा आओगे तो रहोगे कहाँ। सारी चीज़ें आप डिटेल में उसमें बताओगे कि भाई मैं अपना इसलिए, और आप अपना तब उसके बाद आप अपने आगे उसके बाद अपनी फ़ाइल आप गवर्नमेंट में लगाओगे और उसके बाद आपका विजिटर का वीज़ा रिज़ल्ट आएगा कि कनाडा गवर्नमेंट ने आपका वीज़ा अप्रूव किया या कनाडा गवर्नमेंट ने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया। आपको अपनी डिटेल्स जैसे कि आप कब विज़िट कर रहे हो, आप कितने दिनों के लिए विज़िट कर रहे हो, आप अपने कहाँ विज़िट कर रहे हो, किसके साथ रहोगे, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी फ़ाइल में लगानी होती है अप्लाई करने से पहले। अब लोकेशन चेंज करते हैं, फिर बात करते हैं दूसरे तरीके की। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे वीज़ा की। जो दूसरा तरीका है कनाडा आने का वो है जी वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में, अच्छा विजिटर वीज़ा में हमने जो बात करी थी, विजिटर वीज़ा में आप कनाडा आ तो सकते हो लेकिन आप कनाडा लीगली आप कहीं काम नहीं कर सकते। इलीगली आप काम कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए यार, गलत बात होती है। तो आपको उसके लिए अगर काम करना है, डॉलर्स कमाने हैं, तो आपको चाहिए होगा एक वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा कनाडा में मिलता है अगर आपके पास कुछ कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हो तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेना कितना आसान है यार, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, सच बोलूँ तो। अब क्या होता है कि कनाडा के पास ना बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। अगर आप किसी भी एक पॉलिसी में फुलफ़िल करते हो तो आप वर्क वीज़ा में के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब वर्क वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? लेट्स से कि अगर आप इंडिया में बैठे बैठे कनाडा के एम्प्लॉयर के साथ जॉब निकाल लेते हो और वो एम्प्लॉयर यानी कि वो कंपनी कुछ रूल्स को फॉलो करती है कनाडा में, कुछ जैसे बिजनेस रूल्स वगैरह होते हैं, IRCC की साइट पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अगर वो एक जेन्युइन एम्प्लॉयर है और वो सारे रूल्स को फॉलो करता है, और अगर आपको वो LMI दे देता है, LMAI दे देता है, जो कि है लेबर मार्केट असेसमेंट करके कुछ होता है, अगर वो दे देता है तो आपको कनाडा में वर्क वीज़ा मिल जाता है। थोड़ा टफ भी होता है लेना, थोड़ा आसान भी होता है। आसान ऐसे होता है कि अगर आप एक्सेप्शनली वेल हैं, आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो यहाँ का एम्प्लॉयर यहाँ के लोगों में नहीं देख पा रहा, इसलिए उसे स्पेसिफिकली इंडिया से कोई बंदा चाहिए, तब आपको वर्क वीज़ा ईजिली मिल जाता है। नहीं तो वर्क वीज़ा आपको वैसे भी मिल जाता है। लेट्स से कि आप काम कर रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉयर का लेटर है, आप अपनी रिक्वेस्ट डालें कि यार मुझे वर्क वीज़ा चाहिए,
तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। मतलब उसके भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं। फॉर डिटेलिंग आपको एक बार IRCC की साइट पे विजिट करना पड़ेगा और आपको डिटेलिंग मिल जाती है। कुछ इंटर कंपनी ट्रांसफ़र भी होते हैं, जैसे कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी चाहती है कि आप कनाडा का ऑफिस संभाले, जाके कनाडा में कोई भी लोकेशन का ऑफिस संभाले, तो उस केस में भी आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो आप वो भी तरीका ट्राई कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक एडिशन चीज़ होती है, एक होता है जी स्पाउस ओपन वर्क परमिट। वर्क परमिट या वर्क वीज़ा आपको स्पाउस केस में कब मिलता है? जब आपका स्पाउस यानी कि आपका कॉमन लॉ पार्टनर यानी कि आपका धर्मपत्नी या धर्मपति यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ अगर कनाडा में एक स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो DLI इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो वर्क परमिट पे हैं और वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं, तो आपको स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट क्या होता है कि जो उनका स्पाउस है, जो स्टूडेंट है या फिर वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं, जो उनके स्पाउस हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ है, उनको कनाडा में जब तक उनका स्टूडेंट वैलिड है या उनका स्टूडेंट परमिट या स्टूडेंट वीज़ा वैलिड है, तब तक वो किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हैं, उनकी कोई एम्प्लॉयर की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये होता है जी स्पाउस ओपन वर्क परमिट, तो वो उनको भी कनाडा बुलाया जा सकता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा फाइनेंशियल बैंक बैलेंस दिखाना होता है कनाडा का या फिर इंडिया का, कि हाँ अगर काम धंधा नहीं मिला तो मेरा स्पाउस यहाँ से फलाने पैसे से या फलाना डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल हम सिक्योर है, अगर काम धंधा नहीं मिला तो मेरा स्पाउस वहाँ से पैसा निकाल के अपना घर चला सकता है। दूसरा, हमारा जो वर्क परमिट होता है, जो स्पाउस का जो वर्क परमिट है, जो स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में है, उसका जो वर्क परमिट है या फिर उसका जो स्टडी परमिट है, वो उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं। प्लस आपका जो नॉक कोड है, जो नॉक कोड जहाँ पे होता है, लेट्स से आपका इंडिया में आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है और आपकी जो स्पाउस है, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड कनाडा में फुल टाइम स्टूडेंट है, तो आपका नॉक कोड मैच होना चाहिए। आप नॉक कोड का रिसर्च करके आएँ कि हाँ भाई मेरा नॉक कोड मैच हो रहा है। अपने जब आप फाइल लगाएंगे स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, तो अपने SOP में ऐड करें उस चीज़ को, और उसके बाद आपको मिल जाएगी स्पाउस ओपन वर्क परमिट। आजकल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, तो अगर किसी को फाइल लगानी है तो अभी वो फाइल लगा सकता है। अब बात करेंगे जी तीसरे वर्क परमिट, तीसरे तरीके की जो कनाडा आने के लिए। कब करेंगे? लोकेशन चेंज करने के बाद। तीसरा तरीका और सबसे आसान तरीका बोलूँगा, वो तरीका है जी आपका कनाडा आने का, वो है स्टडी परमिट पे आना। स्टडी परमिट मतलब आप यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी अपने तरीके का, अपने हिसाब का कोई कोर्स पकड़ लेते हैं। कोर्स एक वैलिड DLI इंस्टीट्यूट होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो यानी कि सरकारी हो, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो यानी कि प्राइवेट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आप कोर्स पकड़ लीजिए। मास्टर्स करनी है मास्टर्स कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है वो कर लो, डिप्लोमा करना है वो कर लो, बैचलर्स करनी है वो कर लो, कोई भी कोर्स कर लो। आपको कनाडा गवर्नमेंट जितना आपका कोर्स होता है उतना आपको परमिट देता है और आप उस तरीके से कनाडा आ सकते हो। पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारी वीडियोस में दे रखी है कि कैसे आ सकते हैं आप स्टडी परमिट में और कितना खर्चा आएगा, तो मेरे चैनल पर जाके वो आप वीडियो देखो। तो मैं आपको बस इन शॉर्ट थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होते हैं। अगर आप +2 के बाद आ रहे हो, आप 12th के बाद आ रहे हो, तो आपके 12th के मार्क्स, आपकी IELTS और अच्छा गाइस, जो मैंने अभी वीज़ा आपको कवर करे पीछे वाले, जो वर्क परमिट और विजिटर थे, उसमें कोई IELTS की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, स्टडी परमिट में आपको एक IELTS की ज़रूरत पड़ती है। IELTS में अच्छा स्कोर होना चाहिए, 7 से ऊपर का स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है, तो आपका 7 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए। और सारी चीज़ें आपके प्रूव होनी चाहिए। आप 12th पास के प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियली होनी चाहिए, आपके पास GIC होनी चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, आपको एक स्टडी परमिट आपको कनाडा गवर्नमेंट दे देती है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। अब आता है जो लास्ट तरीका है और जो है सबसे सारे तरीकों का बाप, जो यही बोलूँगा मैं, वो है जी लैंड ऑन अ PR। अब PR क्या है? ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताए थे, ये होते हैं TR मतलब टेम्परेरी रेजिडेंस। मतलब आप कुछ समय के लिए कनाडा में आए हो, आपका जैसे ही वो काम जो कि पर्पस आप जिस पर्पस से आए हो वो पर्पस पूरा होगा, चाहे वो स्टडी के लिए आए हो, आप वर्क के लिए आए हो, या आप किसी से मिलने आए हो, विजिट करने आए हो, जैसे आपका वो पर्पस पूरा होगा आपको बाहर जाना है। पर जो चौथा तरीका है वो है PR का। PR क्या है जी? PR है परमानेंट रेजिडेंसी। मतलब आप कनाडा परमानेंटली आ गए हो। परमानेंटली का मतलब ये नहीं कि आपको उसके बाद कनाडा निकालना, आपको कनाडा आप निकलोगे नहीं और परमानेंट हो गए। कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब है कि हाँ भाई, आपका परमानेंट रेजिडेंसी 5 साल के लिए मिल गई
उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको सिटीजनशिप लेनी है आप ले लो, नहीं आप वापस अपनी कंट्री में चले जाओ, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी मतलब हटा दी जाएगी, फिर आपको फिर दोबारा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसेस बहुत लंबा है, पूरा समझाएंगे इस वीडियो में, अगर लंबा है तो भी। तो बेसिकली यहाँ पे होता है जी पूल सिस्टम में क्या होता है, और पॉइंट सिस्टम। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो और बाकी बिना पॉइंट के भी होते हैं, पर पहले पॉइंट बेस्ड सिस्टम समझा लें, जिसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस एंट्री। तो क्या होता है जी, आपकी पढ़ाई जो आपने पढ़ाई करी, आपका इंडिया का एक्सपीरियंस, आपके आइल्स का स्कोर, ये सारों को मिला के आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपकी फ़ाइल बनाई जाती है उसमें पॉइंट्स में। और कनाडा गवर्नमेंट हर महीने में शायद 2 बार और महीने में कभी कभी 1 बार कट ऑफ निकालती है कि इस पॉइंट से ऊपर वाले, लेट से आपने बोला कि मैं बैचलर्स की हुई है, मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, मेरे पास आइल्स में ये स्कोर है और मैंने कनाडा में डिग्री ली हुई है, तो आपको उस बेस पे पॉइंट्स मिलेंगे। लेट से और कुछ 1200 पॉइंट्स का पूरा पूल होता है जिसमें से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लेट से कि आपको 400 पॉइंट मिले और कनाडा गवर्नमेंट ने 390 पे कट ऑफ निकाल दी, तो आपको क्या होता है कि आप पीआर के लिए आपको इनविटेशन आ जाता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आप पैसे भरते हो, आपकी फ़ाइल प्रोसेस होती है और उसके बाद आप कनाडा आते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। आपको कार्ड मिल जाता है बाकायदा कि आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस हो चुके हो। तो उसके बाद आपको हेल्थ बेनिफिट्स, आपके साथ अगर आपकी वाइफ आ रही है तो उसको भी पीआर मिलती है, आपका बच्चा आ रहा है तो उसको फ्री एजुकेशन मिल जाती है, फ्री हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं पीआर लेने के। तो कनाडा जो पीआर पे आते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले ही होती है, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ कर चुके होते हैं, उनको बस यहाँ पे आके चीज़ें करनी है, आपका काम ढूंढना है। उसके बाद जब काम सेटलमेंट हो जाता है तो घर देखते हैं, फिर वो घर ढूंढ लेते हैं, फिर घर खरीदते हैं, फिर गाड़ियाँ खरीदते हैं, फिर भैया फिर वो अपने रिश्तेदारों को भी बुलाने की कोशिश करते हैं इसमें गलत भी कुछ नहीं है। तो ये होता है जी परमानेंट रेजिडेंसी पे आना। तो पूल सिस्टम होता है। इसके अलावा पीएनपी भी होता है। पीएनपी में क्या होता है कि पीएनपी होता है जी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो स्टेट्स होते हैं, जो प्रोविंस होते हैं, जैसे ओंटारियो हो गया, सस्कैचुआन हो गया, ठीक है, मैनीटोबा हो गया, अल्बर्टा हो गया, ये स्टेट्स आपको नॉमिनेट करती है जब आपकी फाइल डल जाती है कि हाँ भाई ये बंदा मैंने लेना है, ये मेरे स्टेट में आएगा। उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि आप उसका स्टेट 2 साल तक आपको वहीं रहना होता है, आप स्टेट नहीं छोड़ सकते, और आपकी पीएनपी आपको मिल जाती है। कुछ नॉक कोड्स के हिसाब से होती है, कोड जॉब के हिसाब से भी नॉमिनेशंस आती है। जैसे कि लेट्स से कि अल्बर्टा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो फाइल में, जो एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगा के बैठे होते हैं, उनको पिक कर लेते हैं कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या ये फलाना नॉक कोड के बंदे चाहिए। लेट्स से उनको ह्यूमन रिसोर्स के बंदों की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो ह्यूमन रिसोर्स के बंदों को पिक कर लेंगे कि भाई जो फाइल में ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं उनको हम लेंगे और उनको इन्विटेशन भेज देते हैं कि तुम आओ हमारे यहाँ पे पीएनपी ले लो और 2 साल 3 साल तक हमारे प्रोविंस में रहो, यहीं पे टैक्स बचाओ, यहीं पे मतलब करो, और यहाँ पे आपको पीआर मिल जाती है। तो ये तरीका होता है जी पीएनपी लेने का। और बाकी बहुत सारे तरीके हैं, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इस पर बात नहीं करेंगे। तो जी ये थे 4 तरीके जो हमने बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करे थे। और बात करूं मेरे तरीके के, तो सब मुझे ऑलरेडी जानते ही हैं। मैं आया हूं जी स्टडी परमिट पे, मुझे चुल थी, मुझे और पढ़ना था। मैं ऑब्वियसली लाइक इंडिया में भी जॉब कर रहा था, लेकिन मेरे को पढ़ना था, तो मैंने यहाँ पे मुझे आना था। कंट्रीज़ देख रहा था, उसमें मुझे कनाडा बेटर ऑप्शन लगा। पढ़ाई अच्छी थी, पढ़ाई थोड़ी सी सस्ती है बाकी कंपेयर कंट्रियों से, वेदर थोड़ा सा हार्श है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो आप देख सकते हो, आपके पास 4 तरीके मैंने बता दिए, आप इन 4 तरीक़ों से कनाडा आ सकते हो। कोई भी आपको क्वेश्चन बाकी चाहिए हो, या कोई मन में क्वेश्चन सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछें। और उसके बाद बस हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी जैसे भी आगे वीडियो की रिक्वायरमेंट है वो हमें बताओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बिंदास, अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, शब्बा खैर।